UPPSC GIC. So first question is the solution of the matrix ऑफ द इक्वेशन। मतलब ये आपको एक मैट्रिक्स इक्वेशन दे रखी है, क्या है, मैट्रिक्स 2 -1 3 1 1 1 1 -1 1, ये मैट्रिक्स है। इसमें वेरिएबल है x y z एंड इक्वल टू 9 6 2। ठीक, ये मैट्रिक्स दे रखी है, इस मैट्रिक्स का सोल्यूशन फाइंड करना है। सोल्यूशन फाइंड करने का मतलब हुआ हमें x y एंड z की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसके लिए अगर यहाँ पे इसका जो फॉर्म है, मैट्रिक्स का एक फॉर्म होता है, ये A है, इसको x कहते हैं एंड इसको क्या कहते हैं, B कहते हैं। यानी अगर हमको इक्वेशन का फॉर्म AX इज इक्वल टू B के फॉर्म में दिया हुआ है, देन हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू A इनवर्स B। A इनवर्स B का मतलब हो गया, A इनवर्स B का मतलब हुआ यहाँ पे कि x इज इक्वल टू A इनवर्स का B। अगर हमें A इनवर्स B निकालना है तो उसके लिए A इनवर्स फाइंड करने के लिए हम क्या प्रोसेस यूज़ करते हैं, एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। यानी इस मैट्रिक्स का पहले एडजॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, एडजॉइंट फाइंड करने के बाद हमको उस डिटर्मिनेंट से सॉल्व करना पड़ेगा। और डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए, यानी डिटर्मिनेंट अगर हम सॉल्व करते हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है देन इन्वर्स एग्जिस्ट, तब यहाँ पे जो इन्वर्स होता है वो एग्जिस्ट होता है। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो जाता है तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं होती है, नॉट इन्वर्टिबल, मतलब ये इन्वर्ट नहीं करेगी अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो A इन्वर्स का प्रोसेस है, दिस इज़ वेरी लेंदी। ठीक है, तो हम उस प्रोसेस को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो प्रोसेस स्कूल एग्ज़ाम के टाइम में बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। सो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक्स का यूज़ करते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स में जो फर्स्ट वाले क्वेश्चंस हैं, मतलब फर्स्ट वाले जो ऑप्शंस हैं, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ, इन ऑप्शंस को इन प्लेस ऑफ एक्स पुट करके इनको सॉल्व करते हैं। इन इक्वेशन को हम इक्वेशन के फॉर्म में भी तो सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x - y प्लस 3z इज इक्वल टू 9। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 एंड x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट करते हैं तो पुट करके देखते हैं अगर ये तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड, जो भी सोल्यूशन इन ऑप्शंस में से जो भी सोल्यूशन सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन, सो दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस मैट्रिक्स, वो सोल्यूशन हो जाएगा। तो हम फर्स्ट ए वैल्यू A x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं। अगर यहाँ पे हम x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 3 × 3 3 3 = 9, सेटिस्फाइड हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन यानी फर्स्ट इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, 2x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 1, 2 1 जा 1, -2 मतलब हो जाएगा 2, 3 × 3 इज इक्वल टू 9। तो 2 - 2 + 9, 2 2 कैंसिल 9, यानी कि जो पहला वाला ऑप्शन है यही सेटिस्फाइड कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, बिकॉज फर्स्ट ऑप्शन x y z इज सेटिस्फाइड द इक्वेशन ऑफ दिस मैट्रिक्स, इन मैट्रिक्स की इक्वेशंस को सेटिस्फाइड कर रहा है। इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, ये सोल्यूशन हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन में अगर अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, किस इक्वेशन के रूट्स हैं, 2x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है, इनके जो रूट्स हैं वो क्या हैं, अल्फ़ा एंड बीटा हैं। नाउ वी लेट्स द जो प्रोसेस है, इसकी प्रोसेस में क्या करते हैं कि जो अल्फ़ा एंड बीटा है रूट्स हैं, तो इसकी एक प्रोसेस होती है। क्या प्रोसेस होती है कि दो प्रोसेस हैं, एक होता है सम ऑफ द रूट, एक होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट्स की अगर बात करें, सम ऑफ द रूट की अगर बात करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a, माइनस बी की मतलब ये हो गया b, ये हो गया a, तो माइनस का 3/2 हो गया, सम ऑफ द रूट हो गया। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू हो जाएगा c/a, c की वैल्यू क्या है यहाँ पे, c की वैल्यू यहाँ पे 5 है और a की वैल्यू तो 5/2 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसको सॉल्व करना है।
इसको सॉल्व करने की अगर हम बात करें तो सॉल्व करने के लिए हमें इस डिटर्मिनेंट को, क्योंकि हमें इस डिटर्मिनेंट की ही वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिटर्मिनेंट इसको हम लेट ए मान लेते हैं, 0 बीटा बीटा अल्फ़ा 0 अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा एंड 0, ये 0 है तो इसको हमें सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का मतलब हुआ पहला वाला जो रो है, इस रो से हम अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लेते हैं, पहला वाला जो रो है उससे बीटा कॉमन ले लेते हैं, सेकंड वाला जो रो है उससे हम अल्फ़ा कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि दोनों ही रोज़ में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेम हैं, तो अल्फ़ा बीटा दोनों ही कॉमन है। जो फर्स्ट वाला रो है R1 में से बीटा कॉमन हो गया, R2 में से क्या कॉमन हो गया, अल्फ़ा कॉमन हो गया, तो अल्फ़ा और बीटा कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 1 1 1 0 1 अल्फ़ा, यहाँ पे हो जाएगा बीटा, यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा और यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा, ये पहला एलिमेंट है 0, 0 के अकॉर्डिंग यानी फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपैंड बाय फर्स्ट रो, यानी R1 के अकॉर्डिंग अगर हम एक्सपैंड करते हैं तो क्या होगा, पहला एलिमेंट 0 है तो इस एलिमेंट को हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। सेकंड में क्या है, सेकंड में -1 है तो -1, ये सेकंड कॉलम एंड फर्स्ट रो इज़ नेग्लेक्टेड, सेकंड कॉलम को फर्स्ट रो को अगर नेग्लेक्ट कर देंगे तो यहाँ क्या बनेगा 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का बीटा हो जाएगा, फिर प्लस का 1, इसमें थर्ड वाला जो कॉलम है इसको इग्नोर कर दीजिए एंड फर्स्ट वाला जो रो है इसको इग्नोर कर देंगे, तो इसको और इसको जब इग्नोर करेंगे तो ये बचेगा अल्फ़ा बीटा इंटू 0, तो अल्फ़ा माइनस 0 हो गया, तो ये जाएगा अल्फ़ा बीटा माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा। अब आप अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, क्या निकाल चुके हैं, -3/2 5/2, तो माइनस का 3/2 और 5/2 इसको पुट कर दीजिए, 5 3 ज़ा 15 माइनस का 15/4, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, -15/4 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको बहुत ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश मत करिए, यहाँ से आप रूट्स की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, यानी कि सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर लीजिए, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लीजिए, डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के बाद जो आपका रिलेशन अल्फ़ा बीटा का बनता है उसको जो है उसमें जो वैल्यूज़ हैं सम और प्रोडक्ट के उसको सॉल्व करके पुट कर दीजिए और ये सोल्यूशन हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा और ये आपका जल्दी से सॉल्व भी हो जाएगा। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर 3 मैट्रिसेस आपको दे रखी हुई हैं, 3 मैट्रिसेस दे रखी हुई हैं, यहाँ पे दे रखा है ए की वैल्यू क्या दे रखी है, ए की वैल्यू यहाँ पे XYZ दे रखी है, बी की वैल्यू यहाँ पे HG BF FC C इक्वल टू XYZ दे रखी है, तो ऑर्डर ऑफ किसका निकालना, हमें ABC का ऑर्डर फाइंड करना है। ABC का ऑर्डर अगर फाइंड करना होता है तो हमें A का भी ऑर्डर पता होना चाहिए, B का भी पता होना चाहिए, C का भी पता होना चाहिए, तो A का ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा 1 क्रॉस 3, बिकॉज 1 रो है 3 कॉलम है तो 1 क्रॉस 3 हो जाएगा। ठीक, B का अगर हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है, ऑर्डर फाइंड करना है, तो B के ऑर्डर फाइंड करने के लिए यहाँ पे कितने नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं, 3, तो 3 रो हो गया, 3 हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कॉलम से 3 वर्टिकल कॉलम है 1 2 3, तो यहाँ पे 3 क्रॉस 3 बी का ऑर्डर हो गया। सी के ऑर्डर की बात करते हैं तो सी के ऑर्डर में यहाँ पे कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है, 1 2 3, यानी आप नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स अगर फाइंड करना है आपको तो आप वहाँ पे लाइंस ड्रॉ करके देख लीजिए, अगर जितने भी नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी वो हमारा क्या होता है, रो होता है, और जितने नंबर ऑफ वर्टिकल कॉलम्स होती हैं वो हमारा कॉलम होता है, तो इस तरीके से आपको ऑर्डर फाइंड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ABC का ऑर्डर फाइंड करना यानी प्रोडक्ट फाइंड करना है, प्रोडक्ट का जो ऑर्डर है वो फाइंड करना है, तो अगर किसी भी मैट्रिक्स में प्रोडक्ट का ऑर्डर फाइंड करना होता है उसके लिए एक रूल आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि जब किसी भी मैट्रिक्स, जैसे A और B मैट्रिक्स है, इसको हम मान लीजिए आपके पास A और B ये 2 मैट्रिक्स हैं, इन 2 मैट्रिक्स का आपको ऑर्डर प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो पहले आप ये चेक करना पड़ेगा आपको कि इस ऑर्डर की यानी पहला वाला जो मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ कॉलम और बी वाली जो मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ रो अगर इक्वल है, मतलब जो कॉलम है ए में वो और नंबर ऑफ रोज इन बी ये दोनों अगर इक्वल होते हैं देन जो प्रोडक्ट होता है मैट्रिक्स का वो एग्जिस्ट करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि ये रूल अगर आपको पता होगा तभी आप मैट्रिक्स में प्रोडक्ट फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या बात करते हैं कि इनके ऑर्डर्स को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेते हैं। देखिए
पहले वाले में कॉलम और सेकेंड वाले का रो ये भी इक्वल है, सेकेंड का कॉलम फर्स्ट थर्ड का रो ये भी इक्वल है। सो इनको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। बाकी जो बचा हुआ 1 क्रॉस 1 ये ए बी सी का क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। तो आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस 1, यानी ए बी सी का ऑर्डर 1 क्रॉस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, ए इज इक्वल टू 1 0 1 1 ए प्लस ए इन्वर्स फाइंड करना है, यानी इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स का आपको पहले इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए वही रूल होता है, पहले हम डिटरमिनेंट निकालते हैं। अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है मीन्स दैट इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट तभी करेगा अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि यहाँ पे 1 आ रहा है, 1 आने के बाद क्या होगा, हम इसके कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं। कोफैक्टर फाइंड करने के बाद हम क्या करते हैं, ये सारे कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, जैसे A11 फाइंड करना है तो A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो ये हो गया, फर्स्ट कॉलम ये हो गया। इसको आप क्या कर देंगे, निगलेक्ट करेंगे, जो एलिमेंट आएगा वो आपका A11 हो जाएगा। A12 की बात करते हैं तो फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। अब ये एक रूल होता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये मैट्रिक्स के कुछ रूल होते हैं। जो पहला वाला रो होता है उसमें एलिमेंट्स में पॉजिटिव नेगेटिव लेके चलते हैं, और जो सेकंड वाला रो होता है उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव लेके किया जाता है। ठीक है, 1 2 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देखिए यहाँ पे नेगेटिव का साइन है तो यहाँ पे माइनस में से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या है, थर्ड में A21 का मतलब सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। A22 कितना आ जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ए, तो ये 1 हो जाएगा। अब देखिए ये प्रॉपर्टी होती है, माइनर जब फाइंड करना होता है, ठीक है, जैसे माइनर निकालना होता है तो जो माइनर के मतलब -1 की पावर m प्लस n और उस कोफैक्टर से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये होता है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना होता है। तो अब एडजॉइंट निकालना, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, जो कोफैक्टर्स को सॉल्व करने के बाद, कोफैक्टर्स को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आती है, कोफैक्टर्स को फाइंड करने के बाद जो मैट्रिक्स फॉर्म होती है उस मैट्रिक का इन्वर्स निकाल देते हैं, इन्वर्स एडजॉइंट हो जाता है, उस एडजॉइंट को डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देते हैं तो ए इन्वर्स हो जाएगा। अब ए इन्वर्स में ए को ऐड किया जाएगा, ऐड करने पर ये आई आ गया, तो ये आपका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, 7th क्वेश्चन है। यहाँ पे 7th क्वेश्चन की अगर यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट 1x x स्क्वायर 1y y स्क्वायर 1z z स्क्वायर, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, इसमें इस टाइप के अगर आपको क्वेश्चंस कहीं भी दिए हों, इनको सॉल्व करना होता है तो आपको पहला रूल सॉल्व करना होगा, पहला स्टेप जो स्टार्ट करना होगा वो क्या होगा, सेकेंड रो, जो पहला वाला रो है उसको एज इट इज़ रखेंगे, लेकिन जो सेकेंड वाला रो है उसमें फर्स्ट वाले रो को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो थर्ड वाला रो है उसमें भी फर्स्ट रो को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी डिटरमिनेंट थोड़ी सी सिंपल हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए मैंने सॉल्व यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आप देख लीजिए यहाँ पे y माइनस एक्स स्क्वायर z माइनस एक्स स्क्वायर बन रहा है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी, ये रूल होता है। ठीक, ये एल्जेब्रिक फॉर्मूले होते हैं। तो जैसे y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो y माइनस एक्स हो जाएगा, y प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर इसको देखा जाए तो हमारा y जो सेकेंड वाला रो है उसमें क्या कॉमन हो रहा है, सेकेंड वाले रो में y माइनस एक्स, और z माइनस एक्स किस में रो, R3 में से, R2 में से y माइनस एक्स कॉमन हो रहा है, R3 में से z माइनस एक्स कॉमन हो रहा है। अब आपकी जो मैट्रिक्स में 1x x स्क्वायर 0 1 y एक्स वाई प्लस एक्स हो गया, 0 1 जेड प्लस एक्स हो गया। अब देखिए जो पहला वाला कॉलम है ये इसमें 1 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट 0 के इक्वल हैं। ठीक है, इस वजह से आप क्या करिए, अकॉर्डिंग टू C1 यानी एक्सपैंडेड बाय C1 के अकॉर्डिंग इसको एक्सपैंड कर लीजिए, तो ये पहला वाला कॉलम और पहला वाला रो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो बाकी जो डिटरमिनेंट बचता है उसको हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे देखिए y माइनस जेड आया। ठीक है, यहाँ पे जब z माइनस वाई हो जाएगा, यहाँ क्या था y माइनस एक्स, यहाँ क्या था z माइनस एक्स, इसको मैंने सॉल्व किया, z माइनस वाई हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कि अगर हम बात करें
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स है, तो हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और ये जेड माइनस एक्स हो जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, बहुत टाइम भी नहीं लगेगा, आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व भी हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, यानी कि ये एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इस डिटर्मिनेंट को हमें सॉल्व करना है और ये बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप एक थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिए, a यानी कि पहला जो रो है उसमें a x है, दूसरा रो है यहाँ पे m यानी कि bxb। तो जो सेकेंड वाला रो है उसमें से अगर हम m कॉमन ले लें तो हमारी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, aax 1 1 1 bxb। ठीक है, मैंने सेकेंड वाले रो ये जो डिटरमिनेंट दिया हुआ है उसमें से जो सेकेंड रो है उसमें ऑल एलिमेंट सेम है, तो हमने क्या किया, m को निकाल लिया, जो m एक स्केलर का फॉर्म हो गया। अब जो रिमेनिंग मैट्रिक्स बची हुई है ये रहे मैट्रिक्स हमारी आगे। अब इस मैट्रिक्स को हमें सॉल्व करना है, तो फर्स्टली हम क्या करें, इसमें अगर x इक्वल टू a रखें, x इक्वल टू a रखेंगे तो यहाँ पे देखिए a तीनों ही एलिमेंट सेम है, पहला वाला रो सारे एलिमेंट सेम है, तो a अगर यहाँ से कॉमन ले लें 1 1 1 दो रो, यानी कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के 2 रोज इक्वल होते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वो 0 के इक्वल होती है, ये प्रॉपर्टी होती है। ऐसे ही आप क्या करिए, यहाँ पे x की जगह पे b भी पुट कर दीजिए, a b 1 1 1 b, तो यहाँ पर भी अगर हम b कॉमन लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, इसमें भी 2 रोज इक्वल हो जाएंगे। तो जब किसी भी डिटर्मिनेंट के 2 रोज इक्वल होते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, इक्वल। यानी कि अगर इन ऑप्शंस को हम देखें तो x की वैल्यू अगर a रख रहे हैं तो भी 0 हो जा रहा है, b रख रहे हैं तो भी 0 हो जा रहा है, और अगर हम तो a और b दोनों को ही पुट करने पर हमारे डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल हो रही है। मतलब x इक्वल टू a और x इक्वल टू b बोथ वैल्यूज आर सेटिस्फाइड दिस डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इन वैल्यूज़ को अलग अलग रख के सॉल्व कर देंगे। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू कम्प्लीटली 0 हो रही है तो क्या हो जाएगा, ये आपके सोल्यूशन से जाएंगे। तो इस तरीके से आप एग्ज़ाम में इस तरीके से सॉल्व करिए कि स्मार्टली क्वेश्चन हो भी जाएँ, सही भी रहे हैं, और कम टाइम, जितना जो भी टाइम हमको मिलता है उस टाइम में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है और सॉल्व करना है। ओके।